हरियालीपुर गांव में एक पेड़ के नीचे बलराम बैठा हुआ था और वह आराम कर रहा था। तभी गांव के दो युवक बिरजू और रामू वहां आ पहुंचे। क्या हाल है बलराम भैया? आज वृक्ष के नीचे बैठे हो, महल नहीं गए? बलराम ने गुस्से से उनकी ओर देखा और कड़वी आवाज में बोला, अपने काम से काम रखो। बलराम भैया, हम दोनों आपकी कितनी चिंता करते हैं और आप हैं कि हमें भाव ही नहीं देते। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दोनों गांव में बदनाम हो, चुगलखोर के नाम से प्रसिद्ध हो। तुम्हारी वजह से गांव में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। बिरजू गंभीर चेहरा बनाते हुए बनावटी दुखी आवाज में बोला। बलराम भैया, हम चुगलखोर नहीं हैं। बस हमारी गलती इतनी है कि हम सच बोलते हैं और लोग इस वजह से जलते हैं। अब आपको ही देख लीजिए, हम एक महत्वपूर्ण बात बताने आए थे, लेकिन आपने हमें पहले ही झूठा कह दिया। अब अगर हम वो बात आपको बताएंगे भी तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बलराम थोड़ा चौंक पड़ा। कौन सी बात बताने आए थे? रामू ने मुस्कुराते हुए चतुराई से बोला, बलराम भैया, आप आदित्य को तो जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूं। कल हम दोनों खेत से लौट रहे थे, तभी हमने देखा कि आदित्य का छोटा भाई मोहन अपने मित्र से आपकी बुराई कर रहा था। मेरी बुराई? हाँ, वो कह रहा था कि महाराज ने ना जाने आप में ऐसा क्या देख लिया जो इतना ऊंचा पद दे दिया। कह रहा था कि आप में कोई शक्ति नहीं, बस महल में जाकर पकवान खाते हैं और सैनिकों को धोखा देते हैं। बलराम की आंखों में क्रोध उभर आया। और तो और मोहन ये भी कह रहा था कि युद्ध के दिन आपकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि आपने अपने सैनिकों को ढंग से प्रशिक्षित ही नहीं किया है। अब बलराम पूरी तरह से क्रोधित हो चुका था। उसकी मुट्ठियां भिज गई। अगर ऐसा है तो मैं मोहन की खबर लेकर रहूंगा। अच्छा किया तुम दोनों ने मुझे बता दिया। वैसे भी मोहन खुद को बहुत बड़ा समझता है, उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। इतना कहकर बलराम गुस्से में वहां से चला गया। पीछे रामू और बिरजू हंसते हुए खेत की ओर निकल गए। काफी दिनों से गांव में कोई झगड़ा नहीं करवाया था। सही कहा। अब बलराम मोहन की पिटाई करेगा और फिर आदित्य की शक्ल देखने लायक होगी। रामू अचानक गुस्से में आ गया। ये सब मैंने आदित्य को सबक सिखाने के लिए किया है। कुछ दिन पहले उसने हमें चुगलखोर कहकर गांव में हमारी बदनामी की थी। अब जब उसका भाई उसे पीटेगा तब उसे समझ आएगा कि हमसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। इधर बलराम गुस्से में मोहन को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। बलराम गुस्से से उसकी ओर बढ़ गया। बलराम भैया, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो तुम मुझे मूर्ख कहते हो कि मैं सैनिकों को धोखा देता हूं और सिर्फ आराम करता हूं। मोहन चौंक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि बलराम ने उसकी बात सुने बिना ही उसे मारना शुरू कर दिया। मोहन खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बलराम बहुत शक्तिशाली था। कुछ देर में मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। बलराम गुस्से में बोलते हुए वहां से चला गया। आइंदा अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तेरी खैर नहीं। उधर आदित्य अपने घर में अपनी पत्नी बिंदिया के साथ भोजन कर रहा था। तभी गांव का मुखिया घबराया हुआ वहां पहुंचा। आदित्य, जल्दी चलो, बलराम ने तुम्हारे भाई को बुरी तरह पीटा है। वो बेहोश पड़ा हुआ है। आदित्य चौंक गया। बिंदिया भी चिंतित हो गई। यह क्या कह रहे हो मुखिया जी? बलराम ने मोहन को क्यों पीटा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पहुंचा तब तक बलराम उसे बुरी तरह पीट चुका था। आदित्य तुरंत खेत की ओर भागा। उसके साथ बिंदिया भी चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मोहन बेहोश पड़ा था। आदित्य ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। होश में आओ मेरे छोटे भाई, क्या हुआ? मोहन धीरे धीरे होश में आ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, भैया, भैया, बलराम ने बहुत मारा। आदित्य की आंखों में गुस्सा छलक उठा। उसने मोहन को उठाया और बिंदिया के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह इस अन्याय को यूं ही नहीं जाने देगा। बिंदिया गुस्से में घर में दाखिल हो गई। क्या बलराम को यह हक है कि वह अपनी मर्जी से किसी को भी मारे पीटे?
वह महल में सैनिकों को प्रशिक्षण देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जो चाहे वो करेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मोहन को इस तरह से मारने की और उसके साथ इस तरह ऐसा करने की? मैं बलराम को छोड़ूंगा नहीं, उसे इसका सबक सिखाकर रहूंगा। तुम क्या कर लोगे आदित्य? बलराम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। गांव में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, न मुखिया न जमींदार। अगर उसका रसूख ज्यादा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो चाहे करता फिरे? उसने मेरे भाई को मारा है, इसका जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। इतना बोलकर आदित्य गुस्से से सीधे बलराम के घर की ओर चल पड़ा। बलराम अपनी पत्नी राधा के साथ भोजन कर रहा था। तभी दरवाजे पर आदित्य का साया पड़ा। बलराम ने सिर उठाकर देखा और उसकी बोहें तन गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आओ? तुम्हारे छोटे भाई को तो मैं सबक सिखा ही चुका हूं। अब यहां आकर ज्यादा मत बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा। यही पूछने आया हूं कि तुमने मेरे छोटे भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरी पीठ पीछे बुराई करता था। आदित्य यह सुनकर चौंक गया। तुम्हें यह किसने बताया? मोहन ऐसा नहीं कर सकता। रामू और बिरजू ने बताया। बस उनकी बात मान ली? सब जानते हैं कि वो दोनों चुगलखोर हैं। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो सिर्फ सत्य बोलते हैं, और उन्होंने यही सत्य बताया। अब निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी पीट दूं। आदित्य गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचता हुआ वहां से बाहर निकल गया। आदित्य तेजी से गांव के मुखिया के पास पहुंच गया और पूरा मामला बताने लगा। मुखिया गुस्से से भड़क गया और तुरंत रामू और बिरजू को बुलवा लिया। तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? बलराम से झूठ क्यों बोला? मोहन ने कब उसके खिलाफ कुछ कहा? कुछ दिनों पहले इसी आदित्य ने गांव में हमारा मजाक उड़ाया था। तभी हमने सोचा कि हम भी उसे और उसके परिवार को सबक सिखाएंगे। आदित्य यह सुनकर और भी क्रोधित हो गया। तुम्हें लगा कि बलराम मेरे भाई को पीट देगा और मैं चुप रहूंगा? गांव में कुछ भी गलत होगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये तुम्हारी भूल है। अब मैं ये मामला महाराज विक्रम तक लेकर जाऊंगा। यह कहकर आदित्य मुखिया के साथ बाहर निकल गया। राजू और बिरजू एक दूसरे को देखने लगे। हमें लगा था कि आदित्य डर जाएगा, लेकिन वो तो मामला महल तक ले जा रहा है। इससे पहले कि राजा विक्रम के सामने हमारी सच्चाई खुले, हमें कुछ करना होगा। चलो बलराम के पास चलते हैं। वे दोनों बलराम के घर की ओर चल दिए। बलराम अभी भी गुस्से में बैठा था। तभी राजू और बिरजू रोते हुए वहां पहुंच गए। बलराम भैया, आदित्य आया था और धमकी देकर गया है कि वो राजा विक्रम से हमारी शिकायत करेगा। बलराम यह सुनकर चौंक गया और गुस्से से लाल हो गया। चिंता मत करो, मैं राजा विक्रम के सैनिकों को प्रशिक्षण देता हूँ। महाराज मेरी बात मानेंगे, ना कि उस मूर्ख किसान की। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। रामू और बिरजू अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठे। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। सही कहा, पहले बलराम सिर्फ मोहन से नाराज था, लेकिन अब वो आदित्य से भी दुश्मनी रखेगा। वे दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। बलराम गुस्से में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी राधा चिंतित होकर उसके पास आकर बोली, आप बहुत ही कच्चे कानों के हैं जी। रामू और बिरजू की बातों पर इतना विश्वास मत करिए। हो सकता है वे आप और आदित्य को आपस में लड़वा रहे हो। नहीं, वो दोनों सच कह रहे हैं। तुमने आदित्य के तेवर नहीं देखे? अब देखता हूँ कि महाराज विक्रम किसकी बात मानते हैं, मेरी या उस मूर्ख किसान आदित्य की। राजमहल का विशाल दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर राजा विक्रम और रानी रुक्मणी विराजमान थे। तभी आदित्य गांव के मुखिया के साथ प्रवेश कर गया। महाराज, मेरा नाम आदित्य है। मैं हरियालीपुर गांव का रहने वाला हूँ। ये हमारे गांव के मुखिया हैं। हरियालीपुर, ये वही गांव है जहां से बलराम भी आता है, जो हमारे सैनिकों को प्रशिक्षण देता है। हम उस गांव को कैसे भूल सकते हैं? महाराज, मैं बलराम की शिकायत लेकर आया हूँ। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक पड़ा। बलराम की शिकायत? कैसी शिकायत? महाराज, बलराम ने मेरे छोटे भाई मोहन को बेवजह बेरहमी से मारा है। रानी रुक्मणी भी अचरज से आदित्य की ओर देखने लगी। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। तुम अभी जाओ, कल महल आ जाना। आदित्य और मुखिया वहां से चले गए। राजा विक्रम बोले, जाओ, बलराम को तुरंत बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में बलराम दरबार में राजा विक्रम के सामने खड़ा था। बलराम,
क्या तुमने अपने ही गांव के आदित्य के छोटे भाई को मारा है? हाँ महाराज। लेकिन क्यों? महारानी, मोहन मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहा था। वो मेरे सैनिकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का मजाक उड़ा रहा था। तुम्हें ये किसने बताया? रामू और बिरजू ने। बलराम, अगर ऐसा था तो तुम पहले आदित्य से बात कर सकते थे। तुम्हें मोहन को मारने की क्या आवश्यकता थी? महारानी, अगर किसी दूसरे राज्य का राजकुमार इस राज्य पर आक्रमण करता तो आप क्या करती? हम युद्ध का उत्तर युद्ध से देते हैं। नहीं महारानी, आपको युद्ध का उत्तर युद्ध से नहीं देना चाहिए था। आपको पहले उस राज्य के राजा से शिकायत करनी चाहिए थी। यह तुम क्या कह रहे हो? जिस तरह किसी दूसरे राज्य के राजकुमार की शिकायत उसके राजा से ना कर युद्ध करना चाहिए, उसी तरह मैंने भी मोहन के बड़े भाई से शिकायत ना कर उसे सबक सिखा दिया। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो किसी से शिकायत करता फिरूं, और अब मैं आदित्य को भी नहीं छोड़ूंगा। बलराम गुस्से में दरबार से बाहर चला गया। राजा विक्रम गंभीर सोच में डूब गया। राजा विक्रम बगीचे में टहलने लगे। तभी रानी रुक्मणी उनके पास आ पहुंची। मुझे आदित्य की बातों में सच्चाई नजर आती है। क्या आपको नहीं लगता कि बलराम में घमंड बढ़ता जा रहा है? हाँ, देख तो मैं भी रहा हूं, लेकिन हम चाहकर भी बलराम से कुछ नहीं कह सकते। उसने हमारे सैनिकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया है। उसकी युद्ध कला के कारण ही हमने कई युद्ध जीते हैं। तो फिर कल आप आदित्य से क्या कहेंगे? मैंने इसके लिए कुछ सोच रखा है।